स्वागत है आप सभी का आज की नई कहानी में। अर्जुन की शादी में जैसे ही फेरों की रस्म का समय होता है तो उसके पिता वीर सिंह जी लड़की के पिता विक्रम जी से बोले, भाई साहब, हमारी दहेज की बात हुई थी। अब यह फेरे तभी होंगे जब आप हमारी सारी मांग पूरी करेंगे। तब लड़की के पिता विक्रम जी घबराए हुए वीर सिंह जी के सामने हाथ जोड़ते हुए बोले, हाँ समधी जी, हमारी दहेज की बात हुई थी, लेकिन मैं आपकी मांग पूरी करने में असमर्थ हूँ। आप प्लीज ऐसा मत कीजिए, वरना हमारी बहुत बदनामी होगी। और मुझसे जितना हो सका मैंने किया, लेकिन इससे ज्यादा मैं नहीं कर पाऊंगा। अरे नहीं कर पाओगे तो रखो अपनी बेटी को अपने घर में, वीर सिंह जी ने कहा। तब उनका बेटा अर्जुन झुंझलाते हुए बोला, पिताजी, आपने नम्रता के पापा से दहेज की मांग की और मुझे खबर तक नहीं। तू चुप कर। अर्जुन बड़े बात कर रहे होते हैं तो छोटे बीच में नहीं बोलते, वीर सिंह जी ने आंखें निकालते हुए कहा। तो अर्जुन बोला, क्यों नहीं बोलूं पापा, मेरी जिंदगी का सवाल है। कहकर अर्जुन नम्रता के पापा से माफी मांगते हुए बोला, सॉरी अंकल जी, मेरे पिताजी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। तभी वीर सिंह जी कुछ बोलने को हुए तो अर्जुन ने उन्हें चुप करा दिया और बोला, नहीं पापा, मेरी बारात वापस नहीं जाएगी, मैं शादी नम्रता से ही करूँगा। तो वीर सिंह जी अपने ही बेटे के मुंह से अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाए और गुस्से में वहाँ से चले गए। अर्जुन ने अपने पिता को दहेज लेने से तो रोक लिया था, लेकिन उसे क्या मालूम था कि नम्रता के पिता से दहेज न लेना उसके जीवन का नासूर बनकर उसकी जिंदगी को ही बर्बाद कर देगा। अर्जुन जिद करके नम्रता को अपनी पत्नी बनाकर अपने घर तो ले आया, लेकिन अर्जुन के पिता वीर सिंह जी ने उन्हें अपने घर में घुसने से इनकार कर दिया। अर्जुन की मां सुमन जी ने अपने पति को समझाने की बहुत कोशिश की कि अगर बच्चा अपने पिता के कपड़े गंदे कर देता है तो उसे फेंक नहीं दिया जाता, बल्कि उसे धोकर साफ कर लिया जाता है। इसीलिए आप भी गुस्सा थूक दीजिए और बच्चों को माफ कर दीजिए। लेकिन कहते हैं ना कि हर इंसान अपने अधिकार और अपनी सोच के अनुसार जीने के लिए स्वतंत्र होता है। बस इसी सोच के साथ उन्होंने अपने बेटे बहू को माफ करना तो दूर, उन्हें अपने घर में घुसने भी नहीं दिया और अपना फरमान सुना दिया कि वे लोग यहाँ से चले जाएं। उनका बेटा भी आज्ञाकारी था, वह अपने पिता का दिल नहीं दुखाना चाहता था, इसीलिए उनकी आज्ञा को आशीर्वाद समझकर अपने घर से बिना कुछ लिए अपनी पत्नी नम्रता को लेकर बहुत दूर निकल गया और ऐसा गया कि दोबारा वापस ही नहीं आया। उसकी मां सुमन जी अपने बेटे बहू के लिए तड़पती रह गई। उन्होंने कई बार संदेश भिजवाया कि वे दोनों एक बार अपनी मां से मिल लें, लेकिन अर्जुन अपने पिता के बुलावे का इंतजार करता रहा और उधर सुमन जी अपने बेटे बहू के वियोग में दिन ब दिन कमजोर होती गईं। और एक दिन ऐसा आया कि वह हमेशा मानसिक तनाव में रहने के कारण भगवान को प्यारी हो गई। डॉक्टर ने जब बताया कि सुमन जी को मानसिक तनाव था तो वीर सिंह जी ने उसका जिम्मेदार अपने आप को न मानते हुए अर्जुन और नम्रता को ही माना और उनसे पहले से भी ज्यादा नफरत करने लगे। अर्जुन को जब अपनी मां के बारे में पता चला तो वह अपनी पत्नी के साथ अपने पिता के घर गया, लेकिन वीर सिंह जी ने उन्हें घर में ही नहीं घुसने दिया। तो अर्जुन को उस बात का इतना ज़्यादा झटका लगा कि उसे ध्यान ही नहीं रहा कि उसकी गाड़ी कहाँ, कितनी स्पीड में और किधर जा रही है। जब नम्रता उसे कुछ बोलने को हुई उससे पहले ही उनका एक्सीडेंट हो गया। वहाँ मौजूद लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुँचाया, जहाँ डॉक्टर ने अर्जुन को मृत घोषित कर दिया। वहीं नम्रता को ज़्यादा चोट नहीं आई थी, लेकिन वह घबराहट के कारण बेहोश हो गई थी। इलाज के दौरान डॉक्टर ने बताया कि नम्रता मां बनने वाली है। उस समय नम्रता के पास अपना कहने वाला कोई नहीं था। जब उसे होश आया तो नर्स ने उसे बताया कि वह मां बनने वाली है। यह समाचार सुनकर नम्रता बहुत खुश हुई और वह अपने बिस्तर से उतरकर अर्जुन को ढूंढने लगी, लेकिन नर्स ने उन्हें पकड़कर फिर से बिस्तर पर बिठा दिया और कहा, देखिए मैम, आप अभी थोड़ा आराम कीजिए, क्योंकि अभी अभी आप बेहोशी की हालत में थी और मैं जो बात बताने जा रही हूँ उस बात को ज़रा ध्यान से सुनिए और आपको हिम्मत रखनी होगी। सबसे पहले तो आप अपने घर वालों को बुला लीजिए,
क्योंकि इस खुशखबरी को आप अपने घर वालों को भी तो सुनाएंगे ना। नम्रता भौचक्की सी उस नर्स को देखती रह गई कि आखिर वह नर्स घर वालों को बुलाने के लिए क्यों कह रही है, और अर्जुन कहाँ है, वह अभी तक मेरे पास आया क्यों नहीं। उसने यह सारे प्रश्न उस नर्स से पूछ डाले। नर्स बहुत समझदार थी। वह जानती थी कि अगर नम्रता को उसके पति के देहांत के बारे में यूं ही सहज बता देगी तो शायद वह यह सदमा बर्दाश्त न कर पाएगी, जिसका बुरा असर उसके आने वाले बच्चे पर भी पड़ सकता है। इसीलिए उस नर्स ने नम्रता से सिर्फ उसके परिवार वालों को बुलाने के लिए कहा, ताकि कोई तो हो उसे सांत्वना देने के लिए। नम्रता बार बार उस नर्स से अपने पति के बारे में पूछती रही, लेकिन उस नर्स ने उसे कुछ नहीं बताया। तभी नम्रता जोर से चिल्लाई, आप लोग मुझे बता क्यों नहीं रहे हो, मेरा पति कहाँ है? कहकर वह अस्पताल में इधर उधर भागने लगी। उसी समय स्टाफ के 4 अन्य कर्मचारी आए और उसे समझाया कि उसका पति दवाई लेने गया है, अभी आता ही होगा। वैसे गर्भवती महिला को ज्यादा दवाइयां देना उचित तो नहीं होता, लेकिन डॉक्टर को मजबूरन उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाना पड़ा। नम्रता का ऐसे बेकाबू हो जाना डॉक्टर के लिए भी बड़ी सोचने वाली बात थी। उन्होंने अपने स्टाफ के सभी सदस्यों से कहा, इसका अपने पति के लिए इस कदर बेकाबू हो जाना यही दर्शाता है कि इन दोनों पति पत्नी में कितना प्यार होगा, लेकिन उस परमात्मा की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। हम डॉक्टर भी भगवान नहीं होते हैं, हम भी सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं, आगे तो परमात्मा के हाथों में ही होता है। लेकिन हाँ, हम इंसानियत के नाते इतना ज़रूर कर सकते हैं कि अभी फ़िलहाल हम उसे यही कह दें कि उसके पति को भी कुछ चोटें आई हैं, लेकिन उसे दूसरे अस्पताल में भर्ती किया गया है, ताकि एकदम से उसे झटका न लगे। धीरे धीरे पता लगने से शायद वह उस सदमे को बर्दाश्त कर सके, लेकिन अगर एकदम से पता लगा तो माँ और बच्चे दोनों को खतरा हो सकता है। लगभग शाम होने को आई थी। नम्रता को होश आते ही वह फिर से चिल्लाने लगी, मेरे पति कहाँ हैं, मुझे उनसे बात करनी है। तभी वहाँ नर्स दौड़ते हुए उसके पास आई और बोली, क्या हुआ मैम, आप इतनी उतावली क्यों हो गईं? आप शांत हो जाइए और मुझे आराम से बताइए कि आपको क्या चाहिए। नम्रता उस नर्स पर पूरा भरोसा करने लगी थी, इसीलिए वह उसे देखकर शांत हो गई और बोली, मुझे मेरे पति से मिलना है, बहुत देर हो गई, अभी तक वह मेरे पास क्यों नहीं आए, क्योंकि मेरा उनके सिवाय कोई नहीं है। तभी नर्स ने कहा, आप सच्चाई जानना चाहती हैं ना, तो चलिए मेरे साथ, लेकिन वादा कीजिए कि आप हिम्मत से काम लेंगी। नम्रता ने हाँ में सिर हिलाया और नर्स के पीछे पीछे चल दी। नर्स ने उसे वहां पहुंचा दिया जहां उसके पति को लेटा रखा था। अर्जुन को देखते ही नम्रता फूट फूट कर रोने लगी। नहीं अर्जुन, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, अब मैं कहाँ जाऊंगी। तभी उस नर्स ने उसे संभाला और बोली, मैम आप ऐसे हिम्मत मत हारिए, आप अर्जुन के बच्चे की माँ बनने वाले हैं। होनी को तो कौन टाल सकता है, पर आपके पति अपनी निशानी आपके पास छोड़कर गए हैं। अगर आप ऐसे ही रोती रहेंगी तो आपके बच्चे को खतरा हो सकता है। तभी नम्रता झट से उठी और बोली, नहीं, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। तभी वहाँ नम्रता के कॉलेज का दोस्त अनिल अपने दादाजी को दिखाने वहाँ आया था। उसने जैसे ही नम्रता को देखा तो वह दौड़कर उसके पास आया और बोला, नम्रता तुम इस हालत में यहाँ क्या कर रही हो और क्या हुआ, तुम ऐसे रो क्यों रही हो। तभी नम्रता अनिल के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी और बोली, अनिल मेरा पति अर्जुन इस दुनिया में नहीं रहा। ये तुम क्या बोल रही हो, नम्रता संभालो अपने आप को। कहते हुए अनिल ने उसे वहां बिठाया और फिर डॉक्टर से पूछा। डॉक्टर ने उसे सारी सच्चाई बताई और कहा, नम्रता अर्जुन के बच्चे की माँ बनने वाली है और उसका पति अब इस दुनिया में नहीं रहा। और नम्रता का कहना है कि उसके पति के अलावा इस दुनिया में उसका कोई नहीं था, तो अब उसके पति की डेड बॉडी का क्या करें, समझ में नहीं आता। तो अनिल बोला, सर मैं नम्रता को संभाल लूंगा, आप अर्जुन की बॉडी को अस्पताल में ही डोनेट कर दीजिए ताकि मेडिकल के क्षेत्र में उनका शरीर कुछ तो काम आ सके। कहकर अनिल नम्रता को डिस्चार्ज करवाकर नम्रता के घर ले गया। तभी नम्रता के पिता विक्रम जी नम्रता को इस हालत में देखकर कुछ समझ नहीं पाए।
तो अनिल ने उन्हें सारी सच्चाई बताते हुए कहा, अंकल जी, नम्रता का ध्यान रखिएगा, यह अर्जुन के बच्चे की माँ बनने वाली है। कहकर अनिल अपने दादाजी को लेने चला गया। दरअसल अनिल के भी माँ बाप नहीं थे और अनिल के बचपन में ही एक एक्सीडेंट हादसे में इस दुनिया से चले गए थे। तो अनिल को उसके दादा दादी ने ही पाला था, लेकिन कुछ समय पहले अनिल की दादी भी कैंसर की बीमारी से चल बसी थी। तब अनिल ही अपने दादा की देखभाल करता था। दिन ऐसे ही बीतते गए। नम्रता दिन रात रोती रहती। नम्रता को ऐसे दुखी देख उसके पिता विक्रम जी को उसकी चिंता सताने लगी कि अगर इसके कोख में अर्जुन का बच्चा नहीं होता तो क्या पता कहीं दूसरी जगह शादी हो जाती। लेकिन अब एक बच्चे की माँ से भला कौन शादी करेगा। वह यह सब सोच ही रहे थे कि तभी उनके दिमाग में अनिल का ख्याल आया कि अनिल नम्रता के बचपन का दोस्त है, तो क्या पता उसे नम्रता का दुख समझ में आए और वह इससे शादी कर ले। यह सोचकर उन्होंने अनिल को अपने घर बुलाया और उसे इन सारी बातों से अवगत कराते हुए कहा, बेटा, एक आप ही हो जो मेरी बेटी के दुख को समझ सकते हो। तुम समझ रहे हो ना बेटा, मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो अनिल ने कहा, हाँ अंकल जी, मैं समझ रहा हूँ और मैं आपकी बात से सहमत भी हूँ, पर क्या नम्रता इस बात के लिए राजी होगी। तभी नम्रता बाहर आई और बोली, नहीं अनिल, मैं कभी भी अर्जुन की जगह तुमको तो क्या किसी को भी नहीं दे पाऊंगी। तो अनिल बोला, नम्रता, ना ही मैं अर्जुन की जगह लेना चाहता हूँ और ना ही तुम्हारे ऊपर कोई अधिकार जताना चाहता हूँ। मैं तो सिर्फ अपने दोस्त की मदद करना चाहता हूँ। तभी नम्रता के पापा ने उसे समझाया, बेटा, जो हो चुका है उसे बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन जो आपके पास है उसके लिए तो बेहतर किया जा सकता है। इसलिए अपने बच्चे को जन्म देकर उसे पालने के बारे में सोचो। लेकिन पापा, यह जालिम दुनिया तो मुझे इसके पापा के बारे में पूछ पूछ कर जीने नहीं देगी। मैं कितने लोगों को और क्या क्या जवाब दूंगी। मैं तो दुनिया के ताने सुन सुन कर ही मर जाऊंगी। नम्रता ने रोते हुए कहा। तो विक्रम जी ने उसे समझाते हुए कहा, हाँ बेटी, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि इस बच्चे को भी पिता का नाम मिल जाएगा और तेरी जिंदगी में भी क्या पता फिर से खुशियां आ जाएं। क्योंकि बेटी, सिर्फ एक बच्चे के सहारे जिंदगी काटना इतना आसान नहीं होता है। एक बार ठंडे दिमाग से सोच लो। तभी नम्रता रोते हुए बोली, पापा, सोचने समझने की शक्ति तो खत्म ही हो गई है। आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही कर लूंगी। लेकिन अनिल के भी तो कुछ अरमान होंगे। वह मेरे कारण अपना भविष्य क्यों बर्बाद करेगा। तभी अनिल बोला, नम्रता, मैं आपके बचपन का दोस्त हूँ, तो फिर क्या मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकता। तब नम्रता सोचने लगी कि अनिल पराया होकर भी अपनी पूरी जिंदगी मेरे लिए कुर्बान करना चाहता है और एक मेरे ससुर जी हैं जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके बेटे बहू जिंदा भी हैं या मर गए। खैर, अनिल ने नम्रता के लिए एक सुंदर सा दुल्हन का जोड़ा खरीदा और मंदिर में दोनों की शादी हो गई। अनिल और नम्रता की जिंदगी सामान्य से चलने लगी। 9 महीने बाद नम्रता ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। बेटे को देखते ही नम्रता को लगा जैसे अर्जुन ही वापस आ गया हो। वह बहुत खुश हो गई और उसने अपने बेटे का नाम आदित्य रख दिया। अनिल और नम्रता ने आदित्य को बहुत ही नाजुक से पाल पोस कर बड़ा किया। अनिल ने नम्रता की इच्छा के विरुद्ध कभी कोई कार्य नहीं किया। अब समय के साथ साथ आदित्य बड़ा होने लगा और नम्रता अपने बच्चे में ही खोती चली गई। वह जब जब बहुत ज्यादा खुश या बहुत ज्यादा दुखी होती तो अपने मन की बात किसी को बताने के लिए तड़प उठती, लेकिन वह बताए भी तो किसे, यह समझ में नहीं आता था। इसीलिए उसने अपने सारे अच्छे बुरे पल एक डायरी में लिखना शुरू कर दिया और जब उस डायरी को पढ़ती तो कभी बहुत ज्यादा खुश हो जाती तो कभी बहुत रो लेती। आदित्य की पढ़ाई पूरी होते ही उसने दूसरे शहर में जाकर पढ़ाई करने का विचार अपने माँ पिताजी को बताया, तो उसके पिता ने तो तुरंत ही हाँ कह दिया, क्योंकि आदित्य पढ़ाई में बहुत होशियार था। लेकिन नम्रता को यह अच्छा नहीं लग रहा था कि अनिल को उनके कारण और भी ज्यादा परेशान होना पड़े। लेकिन आदित्य की जिद के आगे नम्रता को झुकना ही पड़ा और आदित्य को दूसरे शहर पढ़ाई करने के लिए भेज दिया। आदित्य की पढ़ाई पूरी होते ही उसका एक नामी कंपनी में प्लेसमेंट हुआ
और तनख्वाह भी लाखों में थी। इस बात की सूचना उसने सबसे पहले अपने पिता अनिल को दी और कहा कि पापा, हम दोनों मिलकर माँ को यह सरप्राइज देंगे, इसीलिए अभी आप माँ को कुछ भी मत बताइएगा, मैं घर ही आ रहा हूँ, आने के बाद ही सरप्राइज देंगे। अनिल भी आदित्य की बात सुनकर बहुत खुश हो गया। उसने अनिल के कहने पर सारा सामान लाकर रख दिया, लेकिन जब आदित्य घर आया तो अनिल घर पर नहीं था। उसने बहुत देर तक अनिल का इंतज़ार किया, लेकिन जब अनिल नहीं आया तो उसने अपनी माँ नम्रता को बताया कि उसका प्लेसमेंट हो गया है और उसे लाखों रुपए महीने के मिलेंगे। तो नम्रता खुशी से झूम उठी। तभी आदित्य ने अपने पापा के बारे में पूछा कि माँ, पापा कहाँ गए, अभी तक आए क्यों नहीं। इसके बाद नम्रता ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप रसोई में चली गई। अनिल बाहर से खिड़की के एक कोने से यह सारा नज़ारा देख रहा था। आदित्य ने फिर अनिल को फ़ोन लगाया तो अनिल ने मैसेज लिखकर भेज दिया कि मैं अभी बिज़ी हूँ बेटा, थोड़ी देर में आता हूँ। नम्रता ने खाना बनाया और दोनों माँ बेटे ने मिलकर खाना खाया। इतने में अनिल भी आ गया। तो आदित्य ने कहा, पापा आप कहाँ चले गए थे, हमने आपका कितना इंतज़ार किया। अनिल मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं मेरे लाल। अनिल का इतना कहना था कि नम्रता उस पर भड़कते हुए बोली, फालतू की बकवास बंद करो अनिल देवांश, अगर सच में तुम्हारा बेटा होता तो इसकी खुशी में तुम ज़रूर शामिल होते, लेकिन तुम्हें तो अपने काम से ही फुर्सत नहीं है, तो इसकी या मेरी खुशी तुम्हारे लिए क्या मायने रखती है। तो अनिल को अपनी गलती का एहसास हुआ कि वह तो नम्रता की परीक्षा लेने चला था, लेकिन वह तो खुद ही फेल हो गया। उसने नम्रता से माफ़ी मांगी। तब आदित्य ने माहौल को खुशनुमा बनाने के लिए दोनों के गले में हाथ डाला और बोला, तुम दोनों का साथ है तो फिर मुझे क्या कमी है, कहकर सब लोग हंसने लगे। खैर थोड़े दिन रहकर आदित्य वापस शहर के लिए निकल गया। अब आदित्य को काम करते करते 2 साल हो गए थे, तो नम्रता अब अपने बेटे की शादी के सपने सजाने लगी। लेकिन आदित्य ने तो उधर एक लड़की को पसंद कर लिया था। जब नम्रता ने अनिल से कहा कि वह भी आदित्य के लिए लड़की देखना शुरू कर दे, तो अनिल ने कहा कि पहले हम आदित्य से इस बारे में बात करेंगे, तभी उसकी शादी की बात आगे बढ़ाएंगे। लेकिन नम्रता का कहना था कि आदित्य हमारा बेटा है, हम जो कहेंगे उसे वह मानेगा ही, इसीलिए उससे इस बारे में क्या पूछना। लेकिन अनिल को नम्रता की बात ठीक नहीं लगी, इसलिए पहले उसने आदित्य से ही बात करना उचित समझा। यह सोचकर उसने आदित्य के पास फ़ोन मिलाया और उसे इस बारे में वार्तालाप किया। तो आदित्य अपने पिता को दोस्त की तरह ही मानता था, इसीलिए उसने उसे सारी बात सही सही बता दी। अनिल ने जब यह बात नम्रता को बताई तो वह बहुत नाराज़ हो गई और गुस्से में खाना पीना ही छोड़ दिया। अनिल ने उसे मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह तो मानने के लिए तैयार नहीं थी। फिर अनिल ने उसे सिर्फ एक ही शब्द बोला कि नम्रता, जो गलती तुम्हारे ससुर ने की थी वही गलती तुम भी कर रही हो। इतिहास फिर से दोहराने जा रहा है। जब अनिल ने इतिहास दोहराने वाली बात कही तो नम्रता को अपनी गलती का एहसास हुआ कि वास्तव में वह भी वही गलती करने जा रही है जो गलती उसके ससुर ने की थी। वह तो सही समय में अनिल मिल गया, सो उसकी ज़िंदगी संवर गई, वरना वह क्या करती। ऐसा सोचकर उसने अनिल से कहा कि अनिल, वास्तव में तुम सही हो और मैं गलत, इसलिए तुमको जो सही लगे वही करो। तो अनिल ने आदित्य के पास फ़ोन मिलाया और उसे कहा, बेटा एक बार उस लड़की से हमें भी मिलवा दो। तो आदित्य ने खुशी खुशी हाँ कह दी और साक्षी को अपने माँ पापा से मिलवाने के लिए ले आया। लेकिन जैसे ही साक्षी शादी करके आदित्य के घर आई तो वह कतई नहीं चाहती थी कि वह अपने सास ससुर के साथ रहे, इसीलिए वह तुरंत आदित्य के साथ चली गई। थोड़े दिन बाद नम्रता बीमार हो गई, तो जब अनिल ने आदित्य को नम्रता के बीमार होने की खबर दी तो साक्षी बोली, क्या आदित्य, छोटी मोटी बीमारी तो ऐसे ही होती रहती है, तो क्या उसी के लिए सोचते रहोगे? अरे मेरे माँ बाप को देखो, वे लोग कभी बताते हैं क्या कि हम बीमार हैं? और तुम्हारे माँ बाप को तो सिर्फ बहाना चाहिए। ऐसे ही साक्षी और आदित्य के बीच रोज रोज के तनाव की स्थिति बनी रहती थी। आदित्य जब साक्षी से रोज रोज के झगड़े से तंग आ गया तो एक दिन अपने पिता अनिल से कह दिया, पापा आपसे माँ की देखभाल जैसे होती है,
वैसे कर लो। अब माँ की मृत्यु का समाचार देने के लिए ही मुझे फ़ोन करना, वरना दोबारा फ़ोन मत करना। आपके इस रोज़ रोज़ के फ़ोन से मैं तंग आ गया हूँ। इत्तेफाक से अनिल का फ़ोन उस दिन स्पीकर पर था, क्योंकि नम्रता ने ही फ़ोन स्पीकर पर रखने के लिए कहा था, ताकि वह भी आदित्य की आवाज़ सुन सके। लेकिन नम्रता को भी क्या पता था कि आदित्य ऐसा कुछ कहने वाला है। आदित्य की यह बात सुनते ही नम्रता के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह वहाँ से उठी और अंदर कमरे में जाकर आज उसने आखिरी बार उस डायरी में लिखा, मेरी किस्मत अच्छी थी जो मुझे अनिल मिल गया, वरना मैं तो जीते जी ही मर जाती, क्योंकि जिस संतान को मैंने 9 महीने कोख में रखा, जिसके सहारे मैंने पूरा जीवन कुर्बान कर दिया, अनिल का बच्चा नहीं होने दिया, ताकि अर्जुन के बच्चे का प्यार कम ना हो जाए। और वही बच्चा आज मेरे मरने का इंतज़ार कर रहा है। और जिसने अपने दोस्त के बच्चे को अपना नाम दिया, आज उसी बच्चे ने उसे इतना कुछ सुना दिया। आज मैं अपने फैसले से बहुत शर्मिंदा हूँ कि काश मैंने एक बच्चा अनिल का भी पैदा किया होता, तो कम से कम अनिल को अपना कहने वाला कोई तो होता। मेरे बाद अनिल का क्या होगा, यही सोचकर मुझे अपने आप में गुस्सा और शर्म दोनों आ रही है। प्लीज़ अनिल, मुझे माफ़ कर देना, तुम्हारे अपराधी नम्रता। इतना लिखकर वह फूट फूट कर रोने लगी। उसके आंसू टपक कर वहीं गिरे जहां उसका नाम लिखा था। उसने वह डायरी अलमारी में एक कोने में छुपाकर रख दी और फिर बाहर आकर अनिल से बोली, प्लीज़ अनिल, मुझे माफ़ कर देना। मैंने तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी की है। मैंने सिर्फ अपने बच्चे के बारे में सोचा, तुम्हारे बच्चे के बारे में तो सोचा ही नहीं। और जो बच्चा अपनी सगी माँ का नहीं हुआ तो वो तुम्हारा क्या होगा। प्लीज़ अनिल, मुझे माफ़ कर देना। और तुमसे एक निवेदन है, मेरी चिता को अग्नि तुम ही देना, मेरे नालायक बेटे को हाथ भी मत लगाने देना। यही मेरी आखिरी इच्छा है। कहते हुए नम्रता परलोक से धार गई और अनिल उसे देखता रह गया। उसने अपने बेटे आदित्य के पास फ़ोन किया और कहा, बेटा, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है। तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। अब आखिरी बार तुम्हारे पास टाइम हो तो आ जाना। तभी साक्षी ने आदित्य के पास से फ़ोन लिया और बोली, वो क्या है ना पापा जी, आज हम दोनों को ऑफिस में बहुत ज़रूरी काम है, तो आपकी जान पहचान के वहाँ 2-4 लोग तो होंगे ही, उन्हें बुला लीजिए और कर दीजिए उनका क्रियाक्रम। कहकर साक्षी ने फ़ोन काट दिया। आदित्य साक्षी की तरफ देखता रह गया। उधर अनिल ने नम्रता की चिता को अग्नि देकर उसके अंतिम इच्छा को पूरी की और सोचा कि अब नम्रता भी नहीं रही और यह घर अर्जुन ने नम्रता के नाम से ही खरीदा था, तो कानूनन यह घर उनके बेटे आदित्य का ही हुआ, इसलिए मुझे इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। उसने एक लिफाफे में एक पत्र लिखा कि आदित्य बेटा, तुम्हारी माँ के जाने के बाद अब इस घर में रहने का मन नहीं कर रहा है, इसीलिए मैं यह घर छोड़कर जा रहा हूँ। अब से इस घर की जिम्मेदारी तुम्हारी है, चाहे तो तुम इसे बेच सकते हो या फिर किराए से चढ़ा सकते हो। लिखकर खाली जगह छोड़ दी और लिफाफे के बाहर अपना नाम लिखकर और घर की चाबी के साथ गार्ड को देकर वहाँ से चले गए और आदित्य को मैसेज कर दिया कि मैंने घर की चाबी गार्ड के पास रख दी है, इसलिए वहाँ आकर अपना घर संभाल ले। मैसेज देखकर आदित्य सोच में पड़ गया कि पापा ने ऐसा मैसेज क्यों किया और वो घर को छोड़कर कहाँ चले गए। वह तुरंत साक्षी के साथ अपने घर आया तो गार्ड ने चाबी के साथ उसे एक लिफाफा भी दिया, तो उसने घर के अंदर जाते ही सबसे पहले वह लिफाफा खोलकर पढ़ा। उस पत्र को पढ़ते ही उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, उसकी आंखों में आंसू आ गए। आदित्य के आंसू देखकर साक्षी बोली, अरे क्या हो गया, ऐसा क्या लिखा है इस पत्र में। तभी आदित्य ने वह पत्र साक्षी की तरफ बढ़ा दिया। साक्षी उसे पढ़कर खुश हो गई और बोली, अरे बुधू, पापा ने इतना बड़ा घर हमें फ्री में दे दिया, और क्या चाहिए था। आदित्य ने उस समय बहस करना ठीक नहीं समझा, इसीलिए वह घर के सारे सामानों की फर्क करने लगा। उसने देखा कि माँ का सारा सामान, सोना चांदी, कपड़े, पैसे सब जैसे के वैसे रखे हुए थे। तभी उसके सामने अपनी माँ की वह डायरी आई जो उसकी माँ ने उसमें सब कुछ लिखा था। तो आदित्य को आश्चर्य हुआ कि क्या माँ डायरी भी लिखती थी। वह उसे खोलकर पढ़ने लगा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा।
और वह फूट फूट कर रोने लगा। तभी साक्षी ने पूछा, अब क्या हुआ आदित्य, अब तुमने ऐसा क्या देख लिया कि इतना रो रहे हो? तो आदित्य, क्या अनिल तुम्हारे पापा नहीं हैं? हाँ साक्षी, अनिल अंकल मेरे पापा नहीं हैं। उन्होंने कभी मुझे यह एहसास ही नहीं होने दिया कि वह मेरे सौतेले पिता हैं और आज सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करके खाली हाथ निकल गए। साक्षी, जो कभी मानवता को जानती ही नहीं थी, वह भी कहने लगी, आदित्य, इंसानियत के नाते ही सही हमारा फर्ज बनता है कि हम अनिल अंकल को ढूंढें और उनको अपने साथ रखें। हाँ साक्षी, तुम सही कह रही हो, आदित्य ने कहा और दोनों अनिल को ढूंढने के लिए निकल गए। लेकिन वह लोग थोड़ी दूर गए थे कि तभी उन्होंने देखा कि सड़क के किनारे भीड़ लगी है। उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी और पूछा कि यहाँ क्या हुआ है। तो किसी ने बताया कि कोई आदमी पैदल जा रहा था, शायद भूखे प्यासे होने के कारण उसे चक्कर आ गया है। वह बेहोश होकर गिर गया। तभी ने उसके पास जाकर देखा तो वह घबरा गया कि यह तो उसके पिता अनिल ही हैं। उसने तुरंत उन्हें गाड़ी में बिठाया और अस्पताल लेकर गया। लेकिन वहां पहुंचते ही डॉक्टर ने बताया कि इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए हैं। तो आदित्य वहीं बैठकर जोर जोर से रोने लगा और अपने पिता से कही गई बात पर पछताने लगा कि काश उस दिन मैंने यह ना कहा होता कि मुझे मेरी माँ के मरने का ही समाचार देना, तो शायद आज मेरे माँ और पापा दोनों जिंदा होते। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। धन्यवाद।